बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम योर मैथ्स टीचर ज़ीशान अली ख़ान। आज हम डिस्कस करते हैं जी फेडरल बोर्ड के होने वाले पेपर के अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चंस थे उनके अंदर क्या क्या चीज़ें आई थी और उनका क्या क्या पॉसिबल सोल्यूशन था। स्टार्ट करते हैं हम पार्ट नंबर 1 से, जिसके अंदर है कि आप सिंप्लीफाई कर दें तो ये लॉज ऑफ एक्सपेरेंट्स का ही क्वेश्चन है। तो ये पैरेलल इसका सोल्यूशन मौजूद है जी, कि आपके पास अगर सेम बेसिस हों तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पर 2/3 और 1/7 को हम ऐड कर देते हैं, उनका एडिशन के लिए हम एलसीएम ले लेते हैं। तो आफ्टर एलसीएम हमारे पास जो सिचुएशन बन जाती है वो ये बन जाती है। अगर मल्टीप्लाई कर रहे हों, बेसिस सेम हों तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, और अगर डिवाइड कर रहे हों तो आपके पास लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो आफ्टर हमने सिंप्लीफिकेशन जो आंसर हासिल किया है वो है जी 2 पावर 13/42। इसका जो बी पार्ट है वो बहुत आसान है। आप यहाँ पर इसको डायरेक्ट कैंसिलेशन भी कर सकते हैं, 3 पावर 1/2 एंड 3 पावर 1/2, क्योंकि यहाँ पर आपके पास ये डायरेक्ट कैंसिलेशन हो सकती है। क्वेश्चन में आपके पास जो है पॉसिबिलिटी मौजूद है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर उसने आपको बाउंड किया हुआ है कि आप लॉस जो है वो इस्तेमाल करें। तो फिर हमने इसको यहाँ पर लॉस के अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर लिया कि ये दोनों बेसिस हमारी 3 सेम हैं, पावर हमारी ऐड हो जाएंगी तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में ऐड होकर ज़ीरो बना देंगी। तो किसी भी नंबर की पावर अगर ज़ीरो आ जाए तो वो 1 हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर बन जाता है 1/3 पावर 1/2। फिर इसके बाद जो पैरेलल क्वेश्चन है जी वो देख लें कि वो प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन है कि इन अ बैग ऑफ विद 10 बॉल्स देर आर 7 ब्लैक एंड 3 वाइट बॉल्स। एक बैग है, उसके अंदर जो है वो टोटल 10 बालें मौजूद हैं, जिनमें से 7 जो है वो ब्लैक हैं और 3 वाइट हैं। कहते हैं जी कि आप हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करके दें वाइट बॉल की, ब्लैक बॉल की, और फिर टोटल उनका सम क्या होगा। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला हम यूज़ कर लेते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 3/10 और 7/10 हमारे पास आंसर्स बनेंगे, जिसको आप पॉइंट में अगर लिखना चाहें तो वो 0.3 और 0.7 आ जाएगा। और अगर आप सम करते हैं तो इनको जब सम करेंगे तो प्रोबेबिलिटी आपके पास 0.3 प्लस 0.7, तो ये आपके पास 1 हो जाएगी। इसी तरह इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलें तो सेकंड पार्ट हमारे पास जो है वो बेरिंग के से रिलेटेड है, जिसके अंदर हमें कहा जा रहा है कि एक प्लेन जो है वो 600 किलोमीटर जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और उसका जो बेरिंग है वो 300 डिग्रीज है। कहते हैं जी कि वो वेस्ट की डायरेक्शन में कितना उसने ट्रैवल किया है। अब देखें, ये हमारे पास वेस्ट की डायरेक्शन में भी जा रहा है और नॉर्थ की डायरेक्शन में भी जा रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको सिर्फ वेस्ट के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो वेस्ट की कैलकुलेशन के लिए यहाँ देखें तो हमारा जो बीरिंग है वो कंप्लीट 300 डिग्रीज है। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको रेड कलर से मार्क कर दिया है कि आपका ये पूरा अगर 300 डिग्रीज है तो यहाँ तक आपका सिर्फ वेस्ट तक जो है वो 270 बनता है, और उससे ऊपर जो है वो आपका 30 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, इस पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर लेते हैं, तो हमारे पास एक राइट ट्रायंगल बन जाती है, जिसके अंदर हमें बेस फाइंड आउट करने का कहा गया है, वेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करने को कहा गया है। तो मैं उसको x कह देता हूँ। एंगल हमारे पास यहाँ पर 30 है, तो बेस और हाइपोटेन्यूज हमारे पास इन्वॉल्व हो रही है। हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो cos थीटा लगा लेते हैं। cos थीटा जो है वो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास जो x का आंसर आएगा वो तकरीबन हमारे पास 519.6 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर सिर्फ वेस्ट की जानिब हम डायरेक्शन कैलकुलेट करें तो वो हमारे पास 519.6 किलोमीटर्स आ जाएगा। इसके जो पैरेलल क्वेश्चन है जी, हमारी बुक का क्वेश्चन है, कोई इसके अंदर मुश्किल बात नहीं है कि आपके पास कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर अर्थक्वेक आया और उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो 7.6 है, और चाइना के अंदर अर्थक्वेक आया तो उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो 8.6 है। आप बता दें कि किसकी मैग्नीट्यूड जो है वो सबसे ज़्यादा थी, कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो था वो मौजूद था। तो हम आ जाते हैं इसके फार्मूले की तरफ। तो फार्मूला भी हमें इस क्वेश्चन के अंदर मौजूद है, बुक के अंदर भी मौजूद है, तो यहाँ पर हम इस फार्मूले को मेंशन कर लेते हैं। अब हमारे पास चूंकि दो मैग्नीट्यूड्स हैं, दो अर्थक्वेक हैं, तो हम दोनों की वैल्यूज़ को बारी बारी यहाँ इस फार्मूले में पुट कर लेते हैं m की जगह पे। अब फार्मूला हमारा log ऑफ i ओवर आई नॉट है, लेकिन अब चूंकि क्वेश्चन के अंदर दो चीज़ें आ गई हैं, दो अर्थक्वेक हैं, तो हम यहाँ पर एक की इंटेंसिटी को I1 और दूसरी की इंटेंसिटी को I2 कर देते हैं। हम दोनों इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट अगर कर दें तो ये 8.2 में से 7.6 निकाल दें तो ये 0.6 आ जाएगा। लॉग की ये प्रॉपर्टी है कि अगर वो डिवाइड कर रहे हों तो हम उनको माइनस की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये जो हमारा डिवीजन है इसको हम माइनस के फॉर्म में लिखेंगे
तो यहाँ पर चूंकि इक्वेशंस को भी हम माइनस कर रहे हैं तो ये साइन चेंज होकर आपका log ऑफ आई नॉट को कैंसिल कर जाएगा। आपके पास जो सिचुएशन बच गई है वो है जी log ऑफ आई टू माइनस लॉग ऑफ आई वन इज इक्वल टू 0.6। इसको वापस कंबाइन कर लें तो ये हो जाएगा आपका log ऑफ आई टू ओवर आई वन। अब यहाँ से हमें log को ख़त्म करना है क्योंकि हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन चाहिए। तो यहाँ पर हम एंटी लॉग ले लेते हैं तो 0.6 का जब हम एंटी लॉग लेंगे तो वो 3.98 समथिंग आएगा, जिसको राउंड ऑफ करके यहाँ मैंने 4 लिख दिया है। तो i1 को अगर दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें तो हमारे पास i2 इज इक्वल टू 4 i1 का रिलेशन हासिल हो जाता है, जो इस बात की निशानदही कर रहा है कि आपके पास जो चाइना के अंदर अर्थक्वेक आया है उसकी इंटेंसिटी 4 टाइम्स ज़्यादा है पाकिस्तान के अंदर आने वाले अर्थक्वेक की। नेक्स्ट मूव करते हैं जी पार्ट नंबर 3 की जानेब। तो यहाँ हमारे पास पार्ट 3 है जिसके अंदर हमें ये कहा गया है कि आपके पास ए और बी दो सेट्स हैं तो आप उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर दें और उसमें से फिर एक ये रिलेशन फाइंड आउट कर दें। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट सिंपल हम मैपिंग करवाते हैं तो ये हो जाएगा आपका 1 और 2, देन 1 एंड 4, फिर 3 को साथ 3 और 2, 3 और 4। तो ये आपके पास मैपिंग हो चुकी है, ए क्रॉस बी आ चुका है। अब वो कहते हैं वो रिलेशन फाइंड आउट करके दें जिसके अंदर आपके पास ये कंडीशन होल्ड करे, जिसके अंदर कहते हैं कि x इज ग्रेटर देन y, यानी फर्स्ट वैल्यू ऑर्डर पेयर के अंदर आपका जो पहला नंबर है वो बड़ा नंबर होना चाहिए। तो यहाँ आप देखें 1 और 2, तो ये 1 आपका स्मॉलर नंबर है इसलिए हम ये नहीं लेंगे। 1 और 4, 1 आपका स्मॉलर है 4 से तो ये भी नहीं लेंगे। तो 3 और 2 एक ऐसा पेयर है जिसके लिए हम देखें तो हमारा जो 3 है वो बड़ा नंबर आ रहा है तो इसलिए हम यहाँ पर 3 और 2 को लिख देंगे। नेक्स्ट नंबर अगर देखा जाए तो 3 और 4 है तो 3 हमारा स्मॉलर नंबर बनता है, जबकि कंडीशन के तहत हमने वो नंबर उठाना है जिसके अंदर हमारी लार्ज वैल्यू हो, x हमारा ग्रेटर हो y से। तो वो ये भी नहीं आएगा, तो सिर्फ एक ही हमारा यहाँ पर रिलेशन बनता है जिसके अंदर हम 3 और 2 लिख देते हैं। तो ये एक छोटा सा हमारा शॉर्ट सा क्वेश्चन था। इसके साथ जो अगर क्वेश्चन देखा जाए तो वहाँ पर हमें कहा जा रहा है कि इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट कर दें जो कि इस पॉइंट से गुजरे और इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन में से गुजरे। तो अब एक पॉइंट आपको दिया जा रहा है और दूसरा जो है वो आपको पॉइंट जो है वो खुद फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इन दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास देखें तो y है और यहाँ आपका -3 है, -3y के साथ है। तो क्यों ना हम इक्वेशन नंबर 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें और इसके साथ ऐड कर दें, जिससे ये होगा कि ये हमारा y जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा और x का जो है हमारा आंसर आ जाएगा वो -1/14 है। अब इस वैल्यू को आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें, अगर 1 में पुट कर दें तब भी ठीक है, अगर 2 में पुट कर दें तो भी आपका आंसर सेम आएगा। मैंने यहाँ 1 में पुट किया है तो मेरे पास y का आंसर 9/7 आ गया। तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिल चुका है। अब हमारे पास दो पॉइंट्स मौजूद हैं, एक पॉइंट हमारे क्वेश्चन के अंदर मौजूद है और एक हमने उनके इंटरसेक्शन से फाइंड आउट किया है। अब यहाँ पर हमारे पास दो मेथड्स हैं कि आया हम स्लो फाइंड आउट करके पॉइंट स्लो फॉर्म लगा दें या फिर हम डायरेक्टली 2 पॉइंट फॉर्म इक्वेशन को यूज़ करते हुए यहाँ पर इसका आंसर निकाल लें। तो मैंने यहाँ पर पॉइंट स्लो फॉर्म को प्रेफर किया है तो उसके लिए मैंने स्लो फाइंड आउट कर ली है, स्लोप का फार्मूला यूज़ किया गया है तो यहाँ स्लोप का आंसर आ गया है। उसके बाद फिर हमने पॉइंट स्लो फॉर्म को यूज़ किया है और उसकी मदद से हमारे पास ये आंसर बना है कि 8x - 5y + 7 = 0। ये वो लाइन है जो इस पॉइंट से और इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से गुजर कर आएगी। नेक्स्ट मूव करते हैं जी। आपको एक और पार्ट 4 के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन मौजूद है जिसके अंदर वो बताते हैं कि आप एक इनइक्वालिटी को सॉल्व कर दें। तो ये हमारी कंबाइन इनइक्वालिटी है, तो देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगी। तो स्टार्ट में हम ये दरमियान वाला जो फैक्टर है उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ जाएगा आपका 5x + 3। अब हम यहाँ से फर्दर आगे मूव नहीं कर सकते तो मैंने यहाँ पर पार्टीशन कर दी है। लेफ्ट साइड वाली जो दो हमारी इनइक्वालिटीज़ हैं या ये जो हमारे पास फैक्टर है इसको हमने यहाँ पर अलग से सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो -3x + 11 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5x + 3। तो यहाँ पर हमने रीअरेंज किया है तो हमारे पास x की वैल्यू आ रही है x इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 1 और 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x। जबकि हमारे पास इसी का जो सेकंड पार्ट है यानी राइट साइड जो बनती है हमारी ये वाली, तो इसको जब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे आफ्टर सिंप्लीफिकेशन x का आंसर आ रहा है ग्रेटर देन और इक्वल टू -2।
अब इसको हमने वापस कंबाइन कर देना है, तो कंबाइन करने के बाद हमारा ये इस तरह का आंसर आएगा। आप क्वेश्चन को पढ़ लें तो वो कहते हैं कि आप जो है ना सिर्फ सॉल्व करें इनइक्वालिटी को, बल्कि उस सॉल्यूशन को प्लॉट भी करके दें। तो ये आपके पास सिंपली एक वेरिएबल है, x की वैल्यू है, तो ये नंबर लाइन के ऊपर जो प्लॉट होगा वो इस तरह करके आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको जूम कर लें तो ये आपके पास मैंने रेड कलर से मार्क किया है, तो ये आपके पास यहाँ -2 से लेकर 1 तक इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। पार्ट 5 की इसका अगर देखें 4 का ही सेकंड पार्ट, तो यहाँ एक और छोटा सा क्वेश्चन है कि हमें फैक्टराइजेशन के लिए कहा गया है। तो वन ऑफ द इजीएस्ट आपके पास 12 3 36 बनता है। तो 36 को जब हमने मिड टर्म ब्रेक किया है तो x + 6 और 3x - 2 दो इसके पेयर आ गए। पार्ट 5 पर चले जाएं तो हमें एक राइट ट्रायंगल को सॉल्व करने का कहा गया है। तो आपको ये मालूम है, आपको बार बार क्लास में भी बताया गया था कि जब सॉल्व का क्वेश्चन होगा तो फिर उसका मतलब है कि आपने उसके तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स को मेंशन करना होता है। तो उसके लिए आपको कुछ डेटा यहाँ क्वेश्चन में गिवन है, हम उसकी मदद से बाकी जो डेटा है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अगर ऑब्जर्व करें तो आपको दो साइड्स ए और सी गिवन है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसकी थर्ड साइड जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाया हमने और यहाँ से हमें थर्ड साइड फाइंड आउट हो गई है। अब आपके पास से जो एंगल है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो एंगल ए जो है वो हम फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर ए और सी को यूज़ करते हैं। तो ए और सी हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस है। तो आपको मालूम है कि जो साइन की रेशो होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन थीटा, वो हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस होती है। तो वहाँ से आपके पास जो एंगल निकलेगा वो 45 डिग्री निकल आएगा। एक एंगल आपको 90 डिग्री का गिवन है, दूसरा आप फाइंड आउट कर चुके हैं। तो आप यहाँ पर ट्राइंगल के तीन एंगल का सम 180 करके थर्ड एंगल जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो एंगल बी जो है वो आपका 45 डिग्री आ जाएगा। इसके जो पैरेलल क्वेश्चन है वो हमारे पास एक आइडेंटिटी प्रूफ करनी है। जो मॉर्निंग का पेपर था उसमें सेकंड आइडेंटिटी प्रूफ करनी थी और यहाँ पर आपको फर्स्ट आइडेंटिटी प्रूफ करने को कहा गया है। तो वेरी सिंपल, हम पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करते हैं, एक राइट ट्रायंगल बना लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर हम सी स्क्वायर के साथ या जो हाइपोटेन्यूज को आपने जो भी नाम दिया होगा उसके साथ हम डिवाइड कर दें। तो हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा वो कुछ इस तरह करके आ गया। तो हम लिख सकते हैं कि ये जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस है ये साइन थीटा होगा, जो बेस और हाइपोटेन्यूस की रेशो है वो कॉस है। तो ऊपर स्क्वायर्स ऑलरेडी मौजूद हैं, वो स्क्वायर जो पाइथागोरस थ्योरम से आए थे, तो लिहाजा हमारे पास प्रूफ हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये क्वेश्चन हमारे गेस्ट पेपर्स के अंदर भी मौजूद है और क्लास के अंदर भी इसको बार बार हमने डिस्कस किया था। उम्मीद है ये बच्चों ने आसानी से कर लिया होगा। पार्ट नंबर 6 की जानेब आ जाएं तो पार्ट 6 में भी हमें एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दिया गया है कि आप यहाँ पर एक ग्रेडियंट फाइंड आउट कर दें। तो ग्रेडियंट का दूसरा नाम जो है वो स्लोप होता है। तो स्लोप का फार्मूला मेंशन कर दिया, y2 - y1 ओवर x2 - x1। तो यहाँ पर आप 11 में से 3 और 6 में से 2 को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका आंसर 2 आ जाएगा। तो इस तरह ये ग्रेडियंट या स्लोप जो है वो यहाँ से डायरेक्टली आसानी से फाइंड आउट हो जाती है। उसके बाद आ जाए कि हमें एक वेन डायग्राम का प्रूफ करना है। तो ये हमें यूनियन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है उसको हमें लेकर चलना है। तो हम इसको भी आसानी के साथ कर सकते हैं। हम तीन सेट्स हैं, तो तीनों सेट्स को हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं और ये भी आपकी बुक का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो हम तीन सेट्स ले लेते हैं, पी, क्यू और आर। अब यहाँ पर हम वो नंबर्स लिखेंगे जो पी और क्यू के अंदर कॉमन है और यहाँ हम वो नंबर्स लिखेंगे जो क्यू और आर के अंदर कॉमन है। यहाँ मैंने अंडरलाइन कर दिया है, जो पी और क्यू के अंदर कॉमन है वो 2 और 3 है। तो हम यहाँ पर इस फेज के अंदर 2 और 3 को लिखेंगे। फिर इसी तरह 5 और 6 को मैंने सर्कल कर दिया है। तो यहाँ पर हम इसकी जो कंबाइन हिस्सा बनता है, कॉमन पार्ट बनता है, वहाँ पर हम 5 और 6 लिख देंगे। जो एलिमेंट्स किसी जगह पर कॉमन नहीं आते वो अपने अपने सेट्स के अंदर मौजूद होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपने करनी है शेडिंग। तो आपने यहाँ देखें तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, तो पी और क्यू का यूनियन करना है। तो हम क्या करते हैं, पी और क्यू के लिए इसको शेडिंग कर देते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा दें। ठीक है, और फिर इसको फर्दर आपने शेडिंग करवानी है, फर्दर ज्वाइन करना है, यूनियन करना है आर के साथ। तो उसके ऊपर आप इस तरह की इंक्लाइन जो है ना वो थोड़ी सी तिरछी लाइन लगा दें। तो इससे कोई इशू नहीं है, कोई इसमें आपने घबराना नहीं है कि मैंने लाइन ऐसे लगा दी या मैंने शेड ऐसा कर दिया। तो मेन जो चीज़ है वो ये है कि आपने इसको बस शेड किया हो, तीनों जो है आपके पास सेट्स हैं उसको आपने शेड किया हो, तो आपका ये क्वेश्चन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सेम चीज़ हमने दोबारा की है।
क्योंकि हमें राइट साइड भी प्रूव करनी है, तो वहाँ पर हमने क्यू यूनियन आर के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन लगा ली है और पी को सब इसके साथ यूनियन करवाया है, तो उसको हमने ऐसे कर दिया है। तो ये भी आपका शेड हो गया, सेम नंबर्स आएंगे जो ऊपर लिखे थे वही यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद जी आपका नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 भी आपका मॉर्निंग के पेपर में आया हुआ था और इसी तरह का यहाँ पर भी डिस्कस किया गया है कि दो पॉइंट्स हैं पी और क्यू, और हम एक लैंप पोस्ट बनाना चाहते हैं। आप बता दें कि वो आपके पास कोई सी दो लैंप पोस्ट हैं और वहाँ पर आप एक वाटर फाउंटेन जो है प्लेस करना चाहते हैं, तो बताएं कितनी पॉसिबल पोजीशंस जो हैं वो फाउंटेन की बन सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है कि अगर पी और क्यू आपके दो पॉइंट्स हों कहीं पर भी, तो आपका जो पॉसिबल पोजीशंस बनती हैं वो उसके राइट बाइसेक्टर के ऊपर बनते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर बनती हैं। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए हमें चाहिए होगा उसका मिड पॉइंट। तो हम क्या करते हैं कि उसका मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 4 और 7 और 10 और 1 जो दो पॉइंट्स आपको गिवन हैं, हम उसका मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मिड पॉइंट हमारा आ गया है 7 और 4। अब चूंकि हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि एक स्लोप निकाल लेते हैं। तो स्लोप हम पी और क्यू की निकालेंगे, लेकिन हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की स्लोप चाहिए। तो ये मैंने मेंशन किया है कि अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हों तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो आपके पास स्लोप पी क्यू की आई है -1, इसकी परपेंडिकुलर स्लोप चाहिए, तो हम नेगेटिव से उसको रेसिप्रोकल करेंगे, तो ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, 1 बच जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपने इस चीज़ को देख लेना है। तो अब आपके पास स्लोप भी है और आपके पास पॉइंट भी है। पॉइंट स्लोप फॉर्म इस्तेमाल करते हुए हम इक्वेशन फाइंड आउट कर लें। तो ये एक इक्वेशन आ गई है जिसके अंदर दो वेरिएबल्स हैं। अब क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि आप वो पॉसिबल पोजीशंस बता दें जहां जहां फाउंटेन लग सकता है। तो आप x और y की कोई भी वैल्यूज यहाँ पर रखें, जिस पर आंसर हमें 0 मिल जाए, वो तमाम पॉसिबल पोजीशंस इसकी हो जाएंगी, कोई एक अद पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैनी पॉइंट्स जो है वो एग्जिस्ट करेंगे। मैंने एग्जांपल के तौर पर यहाँ कुछ मेंशन कर दिए हैं। ठीक है, आपकी रहनुमाई के लिए यहाँ पर ये 3 पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं। तो 7 और 4 अगर एक पॉइंट हो हमारे पास पी और क्यू के साथ, तो वहाँ पर भी आपका ये मेंशन हो सकता है। 3 0 कर दें तब भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगी, 10 और 7 कर दें तब भी ये सेटिस्फाई कर जाएगी। इसके पैरेलल जो हमारा क्वेश्चन है जी वो अगेन आसान है। ठीक है, कि आपके पास इक्वेशन फाइंड आउट कर दें। चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन है कि एक पॉइंट गिवन है और आपको स्लोप गिवन है। तो आपने सिंपली पैरेलल है, तो पैरेलल के लिए आपने वही स्लोप यूज़ करनी होती है। पॉइंट स्लोप फॉर्म को यूज़ कर लें तो आपके पास इक्वेशन आ जाती है 5x + y + 24 = 0 जी। उसके बाद जी पार्ट नंबर 8 है आपके पास कि आपको यहाँ पर रेशो मेंशन है जी एरियाज की। दो सिमिलर सिलेंडर्स हैं 9 और 4। तो हम यहाँ पर दो सिलेंडर्स हैं, एक लार्ज है एक स्मॉल है, तो आप A1 और A2 भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर लार्ज सिलेंडर के लिए AL और स्मॉल सिलेंडर के लिए AS को यूज़ किया है। उनकी हम कह देते हैं कि जो रेशो है हमारे पास वो 9/4 है। लार्ज हमने ऊपर रखा है क्योंकि यहाँ 9 जो है वो बड़ी वैल्यू है, इसलिए हमने AL जो है वो नॉमिनेटर में रख दिया है। अब वो क्वेश्चन के अंदर क्या कहते हैं जी, द एरिया बेस ऑफ स्मॉलर सिलेंडर इज 240। तो स्मॉलर सिलेंडर जो है वो 240 अगर हम उसका एरिया कर दें, तो यहाँ पर आपके पास लार्ज एरिया का सिलेंडर जो होगा उसका एरिया क्या बनता है। ठीक है, देखें, कैलकुलेट द रेडियस, डायमीटर एंड एरिया ऑफ बेस ऑफ लार्ज सिलेंडर। तो हम सबसे पहले एरिया फाइंड आउट करेंगे, बाद में हम ये बाकी चीज़ें रेडियस और डायमीटर वगैरह फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आपके पास जो लार्ज एरिया आएगा इसके अंदर हम वो 240 पुट कर देते हैं, तो आपको लार्ज सिलेंडर का जो एरिया आएगा वो 540 मिल जाएगा। अब आपको मालूम है कि जो बेस है सिलेंडर की वो एक सर्कल शेप में होती है और सर्कल का जो एरिया होता है वो πr² होता है। इस पाई को वहाँ डिवाइड कर दें तो ये 3.14 या इसकी 4 डिजिट्स तक हमने ले लिए वैल्यू। जब भी हम इसको 540 से डिवाइड करेंगे तो r² का ये जो आंसर आएगा 171.887। अब इसके ऊपर अगर आप स्क्वायर रूट ले लें तो आपको अप्रोक्सीमेटली r की वैल्यू 13 पॉइंट समथिंग मिल जाएगी। अब क्वेश्चन के अंदर है कि आप ना सिर्फ रेडियस फाइंड आउट करें बल्कि डायमीटर भी फाइंड आउट करें। तो डायमीटर जो है वो आपका डबल द रेडियस होता है, तो आपके पास जो r की वैल्यू निकली है उसको आप डबल कर दें तो ये आपके पास 26.22 सेंटीमीटर आ जाएगी।
इसके पैरेलल जो क्वेश्चन है जी कि आपके पास कुछ वैल्यूज़ हैं, वर्कर्स हैं और उनकी जो है ना मंथली इनकम ऑफ 5 वर्कर्स इन ₹1000 मेंशन है, ठीक है? तो यहाँ सिर्फ आपका ये 20 लिखा हुआ है, 22, तो ये दरअसल 20,000 को रिप्रेजेंट किया गया है। लेकिन खैर हमें कहा जा रहा है कि आप इसका मीन और मीडियन कैलकुलेट करके दें और फिर ये भी बता दें कि इनमें से आपकी जो बेटर रिप्रेजेंटेशन है वो कौन सी है। तो दरअसल ये जो दोनों बातें हमारी यहाँ लिखी हुई हैं ये हमारी होती हैं सेंट्रल वैल्यू को फाइंड आउट करने की, ठीक है? मीन भी है, मीडियन भी है और मॉड भी है, तो ये तीनों हमारे पास सेंट्रल वैल्यू के लिए होते हैं। तो यहाँ पर मॉड फाइंड आउट नहीं करना, मीन और मीडियन फाइंड आउट करना है, लेकिन रिजल्ट को कंपेयर करना है। तो सबसे पहले हम मीन निकालते हैं। तो मीन का हमारा फार्मूला जो है बड़ा आसान है कि सम ऑफ वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। तो जब हम सम करके इसको नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा 36 आ जाता है। अब आपके पास मीडियन कैलकुलेट करना है तो मीडियन बड़ा आसान है कि आपके पास जो है वो 5 वैल्यूज़ हैं और मोस्ट मिडिल वैल्यू जो है वो मीडियन होती है, तो 23 आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, बुक का अंदर फार्मूला मौजूद है उसको यूज़ कर लेते हैं, लेकिन अगर कोई बच्चा डायरेक्ट 23 लिख देता है तो वो भी सही है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इस फार्मूले को। तो n की वैल्यू अगर हम 5 पुट कर दें, क्योंकि टोटल नंबर्स हमारे 5 हैं, तो 5 + 1 6/2, तो ये थर्ड टर्म आ जाएगी। तो ये थर्ड टर्म हमारे पास 23 ही आती है। अब हम देखें अगर वैल्यूज़ को कंपेयर करें तो ये हमारे पास एक वैल्यू 36 है और दूसरी वैल्यू हमारी 23 है, तो ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है हमारे पास, ठीक है? इतना डिस्टेंस हमारा नहीं होना चाहिए। तो यही उसने पूछा कि कौन सी इसमें से आपको बेटर अप्रोक्सीमेशन लगती है। तो हम बता देंगे कि जो मीडियन है वो आपके पास बेटर लेवल ऑफ इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि मीन उसके मुकाबले में जो करेक्ट आंसर है वो नहीं दे पा रहा। आल दो उसकी जो लॉजिकल है वो तो ठीक है, लेकिन आप देखें ना मीन तो सेंट्रल वैल्यू होनी चाहिए। तो 20 है और इधर 90 है, तो आपका जो सेंट्रल वैल्यू है बाकी वैल्यूज देखें तो ये 22, 23, 25 के आसपास हैं, जबकि यहाँ पर इस एक वैल्यू ने उस वैल्यू को 36 पर आप पहुंचा दिया है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास इस 90 की वजह से जो मीन है वो 36 तक पहुंच गया है, जो बाकी वैल्यूज से बहुत दूर है। इसलिए हमारे पास जो मीडियन वाला मेथड है वो जो है मीडियन जो है वो ज़्यादा हमारा एक्यूरेट मेथड है। लास्ट पार्ट है जी हमारे पास, पार्ट नंबर 9, कि आपके पास फाइंड आउट करके दें दो पोलिनोमियल्स हैं पी और क्यू। तो आप इस चीज़ को प्रूफ करके दें कि उनकी जो प्रोडक्ट है वो एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट की इक्वल होती है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इसकी फैक्टर्स बना लेते हैं, उसमें से कॉमन और अनकॉमन फाइंड आउट कर लेते हैं। कॉमन जो है हमारा एचसीएफ होता है, कॉमन और अनकॉमन हमारा एलसीएम होता है। तो यहाँ पर आप जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एलसीएम जो है वो इस फॉर्म में मिल जाएगा। अब हमें प्रूफ करना है कि पी इंटू क्यू इज इक्वल टू एच सी एफ इंटू एलसीएम के इक्वल होता है। तो अब यहाँ पर इनको जब मैं पुट करूँगा तो ये दोनों साइडें इक्वल आ जाएंगी, तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। उसके बाद ये सबसे आखिरी हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है जी, और इसका बी पार्ट है कि आपके पास एक कॉइन को जब हम टॉस करते हैं तो हेड जो है वो 15 टाइम्स आने के चांसेस हैं 50 ट्रायल्स के अंदर। आप हेड्स और टेल्स दोनों की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर दें। तो ये हमारी एक तरह की प्रोबेबिलिटी होती है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि अगर हेड्स हमारे 15 टाइम्स आ रहे हैं, टोटल हमारा 50 है, तो जो टेल्स होंगी वो 50 में से 15 निकाल दें तो 35 बच जाएगा। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने कहा कि प्रोबेबिलिटी की तरह है, तो ये आपके पास हो जाएगा 15 डिवाइड बाय 50 जो कि 3/10 बनता है, या 0.3 लिख सकते हैं। इसी तरह ये 35/50 बन जाएगा टेल्स के लिए, तो 7/10 या 0.7 हो जाएगा। तो ये इस तरह आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन